कल क्या क्या बताए थे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये यूनिट कौन सा था? सेल था हमारा ना। सेल को क्यों बोले थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसके पीछे कारण ये था कि हमारा जो बॉडी है ना, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, जो सबसे छोटा पार्ट है वो हमारा सेल है। वो क्या है? सेल। कल एग्जांपल भी दिए थे, जिस तरह से ब्रिक्स क्या है? हमारे पूरे बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट है, जिसको जोड़ जोड़ के इतना बड़ा सा बिल्डिंग तैयार कर लिया हम लोग। उसी तरह से सेल को भी जोड़ जोड़ कर अलग अलग पार्ट है। जैसे सेल से बहुत सारे सेल आपस में मिले तो वो क्या बना लिए थे? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बना लिए थे? क्या बनाए थे? टिश्यू। ऑर्गन्स बनाए थे। और ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम बनाए। और ऑर्गन सिस्टम पूरा कंप्लीट होने के बाद सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाए? पूरा बॉडी। पूरा लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी किस तरह से तैयार हुआ? ये सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर उससे बॉडी। इसी तरह से हम अपने घर को भी देखें तो कैसे हो? ब्रिक्स था, ब्रिक्स को जोड़ के बना दिए वाल, दीवार, है ना। उसको चार को जोड़ दिए तो बन गया रूम, है ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे रूम को जोड़ दिए तो बन गया पूरा का पूरा बिल्डिंग, है ना। ये सेल। हम इसको कंपैरिजन हम लोग एटम से नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एटम जो होता है ना, एटम इससे भी सेल से भी छोटा। एटम जो है सेल से भी छोटा है। ये सेल भी एटम से ही बना हुआ है, सेल भी एटम से ही बना हुआ है ना, एटम मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। लेकिन सेल का खासियत ये है, सेल में एक अपने में एक छोटा सेल जो है अपने में उसमें एक लाइफ एग्जिस्ट करता है, या लाइफ का कुछ प्रोसेस उसमें होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिए थे हम आपको रिस्पायरेशन का। कौन सा दिए थे? रिस्पायरेशन, है ना। रिस्पायरेशन का क्या था कि हम लोग सांस लिए, सांस लेके ब्रीथिंग किए तो वो ऑक्सीजन जो कहाँ गया? हमारे सेल तक जाता है ना। और सेल के एक ऑर्गेनल से माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जाके मिल जाता है ना। और जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। ये तीन चीज बनाता है और ये एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रखता है। किस फॉर्म में? एनर्जी जो मेन मिला हम लोग को बॉडी को यहीं से मिलता है। अगर ये एनर्जी यहीं से मिल रहा सेल से जब, तो अगर ये सेल ही ना रहे तो हमारा बॉडी ही नहीं रहेगा। क्योंकि हर एक काम के लिए, चाहे हम हाथ उठा रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप में अगर एनर्जी का कमी हो जाए ना तो आप पढ़ना छोड़ के सो जाइए, माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा। किसी भी चीज को, कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी वर्क को कर रहे हैं, कोई भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ दिखना ही नहीं चाहिए। जब हम पढ़ रहे उस टाइम में हमारा एनर्जी खर्च हो रहा है, तो एनर्जी कहाँ से मिला? यही सेल में जो ग्लूकोज टूटा उससे जो एनर्जी मिला, वही एनर्जी को हम लोग खर्च करके चल रहे हैं। और बात रहा एनर्जी का, तो एनर्जी हर किसी चीज को चाहिए, हर चीज को। क्यों नहीं? हम अपने गाड़ी को भी देख ले, व्हीकल को भी देख ले, तो व्हीकल को भी एनर्जी की जरूरत है। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नहीं चलेगा, घर में पड़ा रहेगा कबाड़ की तरह, है ना। उसी तरह से इंसान भी। अब व्हीकल को एनर्जी कौन देता है? पेट्रोल, ईंधन, फ्यूल, है ना। फ्यूल से वो चलता है। पीएसएल इस तरह से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा रिस्पायरेशन आपको नजर ही आ रहा होगा। और भी कुछ फंक्शंस हैं, सेल का ऑर्गेनेल्स अलग अलग वर्क करते हैं, है ना। अब सेल के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं और उससे पहले और कुछ चीजें याद करवा देते हैं। पहला डायग्राम तो बनाए थे। उससे पहले ये बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच, ठीक है। सेकंड सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, है ना। और
ह्यूमन में सबसे बड़ा ओवम। ओवम। और ये मेल में होता है कि फीमेल में? फीमेल में। ठीक। और छोटा? स्पर्म। हाँ। और ये किस में होता है? मेल में। और जो सबसे लंबा? लंबा वो क्या होता है? न्यूरॉन। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, है ना? ये न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है ना? तो सेल का आप देखें तो सेल भी अलग अलग स्ट्रक्चर में, बहुत सारे तरह के सेल हैं इन तरह से। चलिए, ये सेल तो हम जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरह का है, मतलब उसको दो पार्ट में बांट दिए, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, है ना? यूनिसेलुलर क्या होता है? वो खुद में एक ही सेल है, छोटा सा सेल, जो सेल जिसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको किसके नजर से देखते, किसके मदद से देखते हैं? माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हैं, है ना? वो इतना छोटा में वो एक ऑर्गेनिज्म है खुद से, उसी में वो खाना भी खाता है, उसी में वो रिस्पायरेशन भी करता है, उसी में वो उसको पचाता भी, डाइजेशन भी करता है, उसी में उसको यूज भी करता है, और उसी में वो जिंदा भी रहता है। सब कुछ एक ही सेल के अंदर, है ना? एक ही सेल के अंदर पूरा वो सारा वर्क परफॉर्म कर लेता है। ये हो गए यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर। और दूसरे हो गए मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर किसको बोलते हैं? हम लोग खुद हैं मल्टीसेलुलर। हमारा पूरा बॉडी हर एक सेल को जोड़ जोड़ के, जिस तरह से ईंट जोड़ जोड़ के बना हुआ ना पूरा बिल्डिंग, हर जगह ईंट अवेलेबल, उसी तरह से हर पूरा बॉडी, हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में छोटा छोटा सेल जोड़ जोड़ के उसको तैयार करके रखा है ना? हर ऑर्गन को, हर ऑर्गन सिस्टम को, है ना? तो हमारा जो बॉडी है वो कैसा है? मल्टीसेलुलर। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं, ये जो मच्छर है ना वो भी मल्टीसेलुलर ही है, यूनिसेलुलर नहीं है ना? एक छोटा सा है, कितना छोटा है, फिर भी वो मल्टीसेलुलर है, क्योंकि जो सेल होता है काफी छोटा होता है। वैसे तो जो सेल हम लोग सामने देख पाते हैं, एक ही सेल है, वो है एक को हम लोग डायरेक्ट अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, खुली आंखों से देख पाते हैं, है ना? अब स्ट्रक्चर बात आया स्ट्रक्चर का। अभी क्या बताया? हमारा बॉडी क्या हो, सब सेल आपस में जोड़ जोड़ के ऑर्गन तैयार किया, ऑर्गन जुड़ जुड़ कर फिर ऑर्गन सिस्टम को, बॉडी को तैयार किया। तो ये क्या किया? हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है किसके ऊपर डिपेंड किया? यही सेल है। सबसे छोटा स्ट्रक्चर उसका क्या हुआ? सेल। वही स्ट्रक्चर ना बार बार जुड़ जुड़ कर, और फिर उसके बाद एक नया पूरा का पूरा बॉडी दिया हम लोग को। तो हमारे बॉडी में सेल की बात करें तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिया था? एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर दे दिया। और वही एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स बन गए, लेकिन वो हर जगह पे वही सेल है जुड़ा हुआ। तो ऐसे इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी से जो डेफिनेशन बना हुआ है कुछ इस तरह से ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बारे में, हाँ कल पूछे थे ना, बताया था ना, सेल को कौन ढूंढा था? अच्छा, सेल को इन्वेंट किया गया था कि डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर किया गया। क्यों? वो तो मतलब इन्वेंट नहीं किया था। तो इन्वेंट काहे नहीं किया था? पता नहीं। इन्वेंट इसलिए नहीं किया था, कल भी बताया था इन्वेंट और डिस्कवर्ड में डिफरेंसेस बताया था। इन्वेंशन मतलब होता है किसी चीज को बनाना, तैयार करना, और डिस्कवर्ड मतलब होता है खोजना, खोज के दिए। सेल तो पहले से ही था बॉडी में, थोड़ा ना कोई इंसान बनाया, वो तो पहले से ही था। उसको क्या किए? ढूंढे, देखे, और किस चीज में देखे थे? माइक्रोस्कोप की मदद से देखे थे। लेकिन किस चीज में देखे? कौन से पार्ट में देखे? कहाँ से लेके आए? वो क्या कहते हैं? बार्क ऑफ ट्री, एक पेड़ का बार्क, छाल को तोड़ के निकाले, है ना? उस छाल में से एक कॉर्क नाम का पार्ट होता है, उस कॉर्क पार्ट को निकाले थे और उसके अंदर सेल को देखे, है ना? कॉर्क के अंदर सेल को देखे। और उस टाइम जिस साल इसको देखे थे ना, लगभग 1665 में शायद देखे थे। और उनका नाम क्या है जो ढूंढे थे उसको? रॉबर्ट। और ये 1665 में देखे थे। और उस टाइम इनको जानते हैं कैसा देखा था? कमरा जैसा, छोटा छोटा कमरा,
ऐसे ऐसे, है ना? जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है, छत्ता को कभी नजदीक से देखे हैं? हाँ कहाँ से देखेंगे, मधुमक्खी ना, का मैं नजदीक नहीं फिर भी देखा है ज़्यादा मैंने हम तो इसको पकड़ेंगे, है ना? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उनको मिला था, एकदम घर घर, छोटा छोटा कमरा कमरा जैसा, है ना? हनीकॉम्ब के जैसा। इसी को उन्होंने नाम दिया था सेल। इस सेल, और इस ये जो सेल था हमारा, अब बार्क में नहीं था, ऊपर की छाल में था, तो वो कैसा था? डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल को उन्होंने देखा। उनके बाद एक और है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, ये जो है लिविंग सेल को देखे, ऐसे देखें, लिविंग सेल को। फिर उसके बाद है स्लाइड्स एंड स्वान। स्लाइड्स एंड स्वान, उनका स्पेलिंग सही से नहीं मालूम, लेकिन स्लाइड्स एंड स्वान नाम था उनका, है ना? ये जो है ये कुछ थ्योरी देके चले। अब वो थ्योरी कौन कौन सा था? कल ही बताया था। क्या था थ्योरी? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कैसा भी, है ना, कैसा भी दिखता हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी हो, वो सबके सब सेल से बने हुए। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। दूसरा, सेल क्या होता है? ये तो पहले से ही पढ़ाते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यूनिट ऑफ लाइफ। आप छोटे थे कभी, इतना छोटा, धीरे धीरे इतना बड़ा होगा। सेल का क्वांटिटी तो बढ़ गया होगा, सेल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, है ना? तो वो सेल कहाँ से आया? वो सेल कहाँ से आ गया? तो ये सेल जो है अपने आप को बनाते हैं, है ना? ये क्या करते हैं? अपने आप को बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ऐसे डिवीजन का मतलब तो टुकड़ा करना होता है ना? लेकिन यहाँ सेल डिवीजन का मतलब होता है और भी सेल्स को बनाना, क्रिएट करना, है ना? तो कैसे होता है भाई? जैसे एक बड़ा सा सेल है, बड़ा सा टुकड़ा है ना? अब उसको क्या करेगा? छोटा सा टुकड़ा देगा, वो क्या करेगा? दो टुकड़ा में बांट जाएगा, दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। जब पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है सेल, जब पूरा बड़ा हो जाता है, पूरा तैयार है, यहाँ अब टूटे भी तो कोई फर्क ना पड़े, तो उसमें क्या होगा? वो टूट जाएगा, उसके और भी पार्ट्स अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे। अब वो दोनों जब बटेगा ना, अब ये अलग अलग जो हुआ ना, यो बड़का बड़का हो जाएगा, अब पूरा सेल बन जाएगा। जैसे एक वो सेल जो है ना, सेल है, अभी क्या करेगा कि धीरे धीरे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से रहेगा। अभी क्या करेगा? धीरे से टूट जाएगा, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अब छोटा छोटा हो गया, बड़ा था तो अभी क्या होगा? अब अपने आप डेवलप करेगा। कैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ये भी बढ़ना चालू कर लेगा। अब बढ़ेगा, यो बढ़ता बढ़ता सेल तैयार हो जाएगा पूरा। अब इसी तरह से ये भी टूटेगा, वो भी टूटेगा। उसी तरह हमारे सेल में हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, वो क्या करते हैं? अपने आप को बार बार तोड़ तोड़ के सेल डिवीजन से बनाते जाते हैं, जिस कारण हमारा बॉडी इतना बड़ा ग्रो करते जाता है ना? चाहे, और दूसरा ये भी पॉइंट है कि हमारे बॉडी में हर दिन बहुत सारे सेल मर जाते हैं। हम भी हमेशा के लिए जिंदा हैं, कभी ना कभी तो मर ही जाएंगे। तो उसका भी है, वो भी लिविंग है, तो वो भी कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ वो किसी न किसी समय में जाके नष्ट हो जाता है ना? पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, रिफॉर्म हो जाता है, दूसरे फॉर्म में चला जाता है। अगर उससे पहले से ही बहुत सारे सेल खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। अब हमारा हाथ कट गया तो उतना दूर से तो सेलवा गया ना, तो मर गया, तो उसके जगह पे फिर सेल चाहिए ना, तो वो सेल कैसे आएगा? यही सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू फिर से सेल बना लेगा, और देखते हैं कि कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है ना? तो ये होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का भी ये थ्योरी, 3 थ्योरी देखे गए थे। पहला थ्योरी ये कि सेल जो होता है, सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और एक और क्या था थ्योरी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं, या तो सिंगल सेल का बना होगा या तो बहुत सारे सेल का बना हुआ होगा। तीसरा क्या बोलते हैं, क्या बताएं? कि ये खुद से ही तोड़ते और खुद से ही डेवलप होते हैं, कहीं बाहर से नहीं बनता। जो सेल है ना, वही टूट टूट कर
बनता चला जाता है ना। ये 3 थ्योरी देखे गए थे। तो सेल के बारे में बेसिक खत्म है ना। स्मॉलेस्ट सेल याद है, लार्जेस्ट सेल याद है, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड भी याद है, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन भी याद है ना। अब ये जो सेल के आधार पे है ना, इसको 2 पार्ट में बांट दिए गए, 2 पार्ट में बांट दिए गए। एक था प्रोकार्योटिक और एक था यूकार्योटिक। ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से? प्रोकार्योटिक, पहला कौन सा है? प्रोकार्योटिक है ना। दूसरा है यूकार्योटिक। ये प्रोकार्योटिक्स और यूकार्योटिक्स ये जनरली से सिंगल सेल एनिमल आते हैं। कैसे आते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। एनिमल्स और सेल तो सब में पाया जाता है। और यहाँ पे सिंगल भी आते हैं और मल्टीपल भी। प्रोकार्योटिक में जैसा जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सबके सब नहीं आएंगे, उनमें से कुछ। अब उनमें डिफरेंसेस क्या होता है? तो जो सिंगल सेल, ये प्रोकार्योटिक एनिमल जो है ना, ऑर्गेनिज्म जो है, उनके क्या होता है? सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, पूरी तरह से इसके सेल डेवलप नहीं होते, कुछ फीका फीका सा रहता है। इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे है ना। नेक्स्ट है यूकार्योटिक। लेकिन यूकार्योटिक जो होता है वो पूरी तरह से इसके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह सब के सब डेवलप्ड होते हैं। इसके सारे सेल के पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। इस सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन्स। इसमें भी हैं लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं, इसमें पूरी तरह से डेवलप है। इनका न्यूक्लियस जो होता है काफी अच्छा से दिखाया रहता है, काफी अच्छे से डेवलप किया हुआ रहता है। उसके बगल में या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना। फिर उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी बताएंगे है ना। ये एक ऑर्गेनेल है इसका। फिर गोल्गी एपरेटस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है ना। प्लास्टिड्स होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए ठीक है। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैक्यूल होता है, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है। और इसका सेल जो होता है पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, सेल बोले या न्यूक्लियस बोले है ना, न्यूक्लियस। और इसका न्यूक्लियोइड होता है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। प्रोकार्योटिक वैसे एनिमल्स हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। इनके जो सेल जो ऑर्गेनेल्स हैं, कल बताया था मेम्ब्रेन के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में बताया था ना कि इसके ऊपर एक लेयर होता है, एक लेयर रहता है, मेम्ब्रेन रहता है। इसके सेल ऑर्गेनेल जो इसके अंदर में भी जो ऑर्गन्स है ना, छोटे 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 छोटे, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ इसमें नहीं, इसमें है। यूकार्योटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अधिकतर ऑर्गन्स में मेम्ब्रेन होगा, ऊपर से क्लियर होगा है ना, ऑर्गेनेल्स के भी ऊपर लेयर होगा। लेकिन ये जो प्रोकार्योटिक है उसमें नहीं होगा। ये पुराने जमाने का है, ये पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म है, ये नए जमाने का ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्टअप जब हुआ था, जब ऑर्गेनिज्म आए थे, पहले सिंगल सेल ही थे, प्रोकार्योटिक। यही डेवलप करके यूकार्योटिक बने, यही सेल जो है डेवलप किया और यूकार्योटिक बन गया है। इनका साइज जो होता है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर पता था ना, 2 5 माइक्रोमीटर का 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया था आपको, अब याद है कि नहीं मालूम? चलिए, इसका माइक्रोमीटर का मतलब होता है
1/10⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर का बराबर होता है। समझ गए? मतलब 1 मीटर को 10 लाख से भागा दे दें तो वही उतना ही होगा हमारा 1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा होता है, 10 लाख टुकड़ा कर देंगे 1 मीटर, है ना, तो उतना से लेके 5 माइक्रोमीटर तक होता है, बहुत छोटा है ना। और वही 5 नहीं 10 माइक्रोमीटर तक, हाँ 10 माइक्रोमीटर तक। और यही ये जो मल्टी सेलर हैं ये 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। डेवलप्ड है भाई, इसके ऑर्गन्स भी डेवलप्ड होंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, हाँ। और ये अनडेवलप्ड है, पुराने प्रिमिटिव भी बोलते हैं, है ना। एक मूवी में बोला था ब्लडी प्रिमिटिव, उस टाइम तो नहीं समझ में आया वो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है ना। जीनियस मूवी बोला था ना, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने का, है ना। तो ये पुराने जमाने का, इनकारेटिव क्या है, अभी नया जमाने का। इसी से ना बना, पहले पुराना जमाना था तबे ना नया वाला बना, ऐसा थोड़े है पुराना के बिना नया का बन गया, ऐसा पॉसिबल है? वही पुराना के डेवलप करके नया बन गया, है ना। और क्या डिफरेंसेस होता है इनमें? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम पाया जाता है ना, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक क्रोमोसोम, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स, है ना। और भी कुछ चीजें हैं जो कि इनमें दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। दोनों में क्या क्या पाया जाता है भाई? इनके बीच में यहाँ पे एक फ्रूट पाया जाता है। चलिए इसके बारे में और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बाद में डील करेंगे, है ना। पहले उससे पहले सेल के बारे में थोड़ा सा और डील कर लेते हैं। सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेल में क्या क्या पाया जाता है, इनके बारे में जान ले। तभी तो बताएंगे ये क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एंडिकुलम रेटिकुलम ना, एंडिकुलम रेटिकुलम क्या है ना। तो 2 सेल लिखा था ना, कुछ ऐसा बनाए थे, ये था एनिमल सेल, ठीक है। और कुछ ऐसा बनाए थे, इसके ऊपर लिख लिया था, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वन। इसके बीच में बड़ा सा इधर साइड में ये हमारा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल के अंदर का पार्ट, ये क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रेन पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है ना, उसी पूरे सेल को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं। अब इस पार्ट को जो बाहर से ये जो लेयर कवर करके रखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, या और एक और क्या नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें ये क्या हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है। ये हो गया हमारा एनिमल सेल, ये हो गया प्लांट सेल। अब इसमें अंतर क्या है कि इसके ऊपर एक और लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, है ना। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो किस चीज से बना हुआ था, किसका बना हुआ था, बोलोगे ना, कभी बताया था, प्रोटीन से। इसको बनाया गया था प्रोटीन से, ये बना हुआ है ना। और ये जो बना हुआ है सेल वॉल वो किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज।
और ये सेलुलोज का यूज करके हम लोग क्या किस काम में लेके आते हैं सेलुलोज को, सेल वॉल को? हाँ? अरे पेपर बनाने में, कपड़ा बनाने में, जो पेपर बनता है ना हमारा, वही पेड़ के छाल वाल को ऊपर का ही पार्ट को ही तो यूज करते हैं। या तो फिर जो कपड़ा बनता है, जूट देखे निकलते गाँव में, देखते बड़ा बड़ा सा लकड़ी को जाके डाल देता है तालाब में काफी दिन तक सड़ने के लिए। गाँव में नहीं रहे ना, क्या करेगा ना, बहुत सारा बंडल का बंडल जूट का जो पौधा होता है उसको ले जाके डाल दे, उसको सड़ने देगा ताकि ऊपर का छाल इजीली उससे निकल जाए, है ना। और इस छाल को निकालेगा, फिर उससे रस्सी बनाएगा, उससे कपड़ा बनाएगा, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताया था ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल, PERMEABLE, है ना। और दूसरा एक और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते थे? इसके पीछे कारण ये था, ये कुछ चीजों को सेलेक्टिव या सेमी, सेमी इसलिए बोलते हैं कि कुछ, है ना, पूरा को नहीं, कुछ आधा अधूरा चीज, कुछ चीजों को अंदर अपने तरफ आने देता है, अंदर जाने देता है, सेल के अंदर जाने देता है, या तो फिर सेल से बाहर जाने देता है ना, कुछ चीजों को, जिसमें से हम कल बताया था आपको, क्या था वो, ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और भी बहुत सारे फूड्स हो गया। जो ग्लूकोज वो बाहर से ही ना कहीं आया, हम लोग तो खाना खाते हैं स्टोमक में, लेकिन वो ग्लूकोज कहाँ से पहुंच गया सेल में, है ना। वो तो यहाँ से पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा बॉडी के सेल में पहुंच जाता है, बाहर से इंटर। और ये कैसे जाता है भाई? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका भी कुछ नियम है, जो अंदर जाता है उसका भी कुछ प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू उसके अंदर जाता है। उसी का नाम हम लोग बताते हैं क्या क्या, एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। क्या था? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, है ना, दो प्रोसेस को बताया। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे में पानी है, ये क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। किधर से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझने की कोशिश करें। इसको इरेज करते हैं। बात करते हैं ऑस्मोसिस का ना, ऑस्मोसिस और एक है डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक एग्जांपल लेते हैं। एक है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एक और होता है हाइपरटोनिक, और एक और होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह का सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह का सॉल्यूशन हमारे पाए जाते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक जिसमें कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज का या कोई चीज मिला हुआ जो है ना कम हो, जिसके कारण वो गाढ़ा कम, डेंसर कम हो, है ना। और हाइपरटोनिक मतलब बहुत ज्यादा हो, है ना, गाढ़ा हो पूरा एकदम। जैसे एक सैनिटाइजर मिलता है जो स्प्रे करते एकदम पतला रहता है ना, और एक और सैनिटाइजर मिलता है जो कि जेल जैसा होता है, तो हाथ में बहेगा भी नहीं, रख देंगे तो वही रहेगा, है ना। और आइसोटोनिक का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर हो, एक ही जैसा, कोई अंतर नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो हाइपोटोनिक, जैसे में अगर हम बात करें कुछ घर पे बनाते हैं, चीनी पानी बना लेते हैं, शरबती बना लेते हैं, एक तरफ 1 लीटर पानी लिए, है ना, और एक तरफ दूसरे तरफ भी 1 लीटर पानी लिए, लेकिन हम इसमें क्या किए, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाले, है ना, इधर 4 चम्मच डाल दिए या 10 चम्मच डाल दिए, 10 स्पून।
थोड़ा सा गाढ़ा तो ये होगा कि नहीं? हाँ तो ये कम गाढ़ा होगा, ये कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। हाँ हाइपोटोनिक टॉनिक और ये हो गया हाइपर हाइपरटोनिक। अब कंडीशन ये है, अगर 1 लीटर पानी है और 2 चम्मच चीनी है, मान के चले तो 2 चम्मच चीनी है तो क्या हो गया? क्या इसको 10 मान के चलो एक चम्मच खाली चीनी डालें तो लगभग क्या होगा? 1 लीटर पानी में एक चम्मच चीनी का क्या वैल्यू? हल्का सा फर्क पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी मान के चले तो 1 लीटर में 100% अरे सॉरी पूरा 100% सॉल्यूशन है ना? टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100%। तो इसमें से 90% आपका वाटर हो गया और 10% हमारा शुगर हो गया। वैसे देखना होगा नहीं, और कम ही होगा, और कम ही मान लेते हैं, ठीक है ना? 98% हमारा वाटर हो गया और 2% शुगर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1 लीटर। अब यहाँ पे भी 100% है, लेकिन 10 स्पून 10 चम्मच हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो करीब करीब 15% हमारा शुगर हो जाएगा, है ना? हाँ चीनी ज्यादा ना है, 10 चम्मच यहाँ एक चम्मच। अब पानी कितना हो जाएगा? और बेसी रख लीजिए, मान लीजिए 80% हो गया हमारा वाटर, 20% शुगर हो गया, है ना? अब बताइए तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे चीनी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इधर से चीनी है ना इधर आएगा, चीनी इधर से उठ के इधर आएगा। अब पानी देखिए तो कने कम है कने बेसी है? है ना? दोनों कंडीशन होता है ना? जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा वो हाई से लो की हो जाएगा। किधर जाता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। चीनी में ज्यादा था तेने चल गया, पानी ज्यादा था तेने चल गया, लेकिन अमाउंट कंसंट्रेशन बेसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन बेसी होना चाहिए। कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना परसेंट चीनी है और कितना परसेंट पानी है, उधर कितना परसेंट चीनी है इधर कितना परसेंट पानी है ना? इस तरह से वो ट्रेवल करता है। तो इसी को जो पानी गया ना इधर से उधर, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस, है ना? ऑस्मोसिस यही यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्या करता है? देखा कि अंदर में है ना मेरा चीनी कम है, चाहे अंदर में मेरा ग्लूकोज कम था, बाहर से ग्लूकोज को अंदर ले लिए, बाहर बेसी था अंदर कम था ले लिए, है ना? कंसंट्रेशन कम था ले लिया पटाख से। उसी तरह से अगर पानी कम है अंदर और बाहर ज्यादा है कंसंट्रेशन, तो क्या करेगा? पानी को ले लेगा। अब दूसरा एक और पॉइंट बन जाता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होगा भाई? तो दोनों तरफ बराबर बराबर होंगे, दोनों तरफ इधर 90% पानी है और 10% शुगर है, और दूसरा को तरफ 90% पानी है और 10% शुगर है, तो दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। तो क्या लगेगा? वही रहेगा ना, उधर जाएगा ना इधर जाएगा, वही रुका रहेगा, कोई मतलब है नहीं। ये प्रोसेस हो गया हमारा ऑस्मोसिस का, ठीक ना? ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को इधर से उधर भेज लेता है। लेकिन अब बात आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में और सारे मेटेरियल्स बचे ना, फूड जा रहा है ना? पानी का ऑस्मोसिस से हो गया, लेकिन जो फूड जाएगा हमारा सेल के अंदर, है ना, जो ग्लूकोज जा रहा है ना, फिर आपका फूड के साथ साथ और क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है ना? उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस, सेम प्रोसेस होता है लेकिन उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आता है, उसको भी क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन जो कि झिल्ली जैसा एकदम पतला झिल्ली जैसा होता है। अगर देखना है उसको सेल मेम्ब्रेन को ना, तो थोड़ा सा कभी देखिए, अंडा को लोग छोड़ते हैं ना, है हमें अंडा आता है ना, अंडा खाएंगे तो ऊपर से पतला सा लेयर दिखता है एकदम। अंडा जैसे ऊपर का बाहर वाला हार्ड वाला कवर फोड़ेगा तो उसके नीचे भी एक पतला सा लेयर रहता है, एकदम पतला लेयर रहता है ना, वही है हमारा ना। तो वो जो होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ अंदर जाना है कहाँ बाहर आना है ना? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब अंदर आएंगे, अब उसके अंदर क्या आता है? यही कारण है कि कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को अंदर
नहीं आने देता है और किसी प्रोसेस द्वारा आने देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। अभी जो हमारा सेल था प्लांट से बनाया ना, और सेल मेम्ब्रेन का और क्या काम था, एक तरह से वो बैरियर की तरह काम होता है। बैरियर जानते हैं, वही गेट कहाँ ना, बैरियर अगर आपको देखना था कहाँ चलिए, वहाँ रेलवे स्टेशन फाटक गिरा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं बैरियर, रोक दिया, है ना। अब क्या करता है, अंदर को बाहर को अलग अलग रख देता है, तो अंदर का पार्ट अलग, बाहर का पार्ट अलग, बाहर का एनवायरमेंट अलग, अंदर का एनवायरमेंट अलग। अब इस सेल वाल जो होता है, उस सेल वाल का काम करता है भाई, सेल वाल तो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल। में डाल दिया है, नहीं खत्म हो गया, दे दो वहां से। ये था हमारा सेल वाल ना, क्यों सारा न्यूक्लियस, ये सेल वाल। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक झिल्ली। इसके अंदर नहीं जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक फ्लूइड, है ना, जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है जेली लाइक फ्लूइड, है ना, और साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, है ना, इसीलिए सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आता है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में जो होता है वाटर भी, इसके अंदर वाटर भी है। अब वाटर क्या किया, ये वाटर जो होता है वो सारा ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर चला गया। क्या हुआ, बाहर चला गया। और जब बाहर जाएगा सेल से, ये बताइए अगर कोई चीज अंदर से बाहर जाएगा तो पचकेगा कि नहीं पचकेगा, पचक जाएगा। हवा थोड़े पहुंचेगा, जो भर जाएगा बाहर से तुरंत से, तो बॉडी के अंदर है, वहां तक हवा थोड़े पहुंचेगा कि पानी निकाले बस हवा भर गई, नहीं भरेगा ना, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इस सेल वाल से थोड़ा दूर हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। लेकिन सेल वाल ऐसे ही रहेगा, सेल वाल जैसे के तैसा ही रहेगा, ये नहीं सिकुड़ेगा साथ में, ये जैसा वैसी रहेगा ऊपर से पहुंच, ये वाला जो है सिकुड़ जाएगा, है ना। तो ऊपर से ही क्या किया, एक सपोर्ट दे दिया, स्ट्रेंथ भी दे दिया, प्रोटेक्शन दे दिया, स्ट्रेंथ दे दिया, और दूसरा क्या किया, स्ट्रक्चर भी दे दिया। ये स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं ना हुआ, ये वाला आउटर कवर है, वो क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करके रखा। अब हम लोग में कहा था कि हम लोग तो अपने आप को बचा लेते थे, लेकिन ये बेचारा पेड़ को कौन बचाने ना, उसके पास हाथ है ना पैर है, वो थोड़े अपने से कुछ महीने का बना के, है ना बाल है उसके पास, जानवर लोग के पास तो बाल भी होता है। तो इसको बचाने के लिए भगवान पहले से ही सेल वाल दे रखे हैं। यही सेल वाल इसको स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो सेल वाल क्या करता है, एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और दूसरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये आपका कुछ क्या सारे प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और कुछ एल्गी में है ना, एनिमल्स में नहीं पाया जाता, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। यही तो ये जो सारा का सारा पार्ट है ना, ये जेली लाइक, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म किस चीज़ में मदद करता है, इसका सिर्फ और सिर्फ मदद किस में करता है, तो यहाँ पे एनर्जी बनाना, फूड बनाना, चारों तरफ ट्रांसपोर्ट करवा पूरे सेल में देगा, चाहे सेल से बाहर भेजेगा तो जो एनर्जी भेजने का काम करेगा उसमें मदद करता है ना, ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ, या बोलिए तो मूवमेंट में मदद करता है, मूवमेंट ऑफ फूड या मटेरियल, है ना, मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल में मदद करता है। इसका काम बस इतना ही। और दूसरी बात है, उसमें भरा हुआ है, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर भी दे के रखा है ना। इसमें हमारा वाटर रहता है, साल्ट्स रहता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुले हुए रहते हैं।
ये साइटोप्लाज्म कैसे क्रिएट हुआ? उसमें क्या क्या था? वाटर, साल्ट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में घुले हुए रहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के बारे में तो जान गए, चलिए ठीक है। और क्या जान गए हम लोग? एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान गए और एक सेल वॉल के बारे में जान गए। अब इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस में। इसके न्यूक्लियस उसके बीच में न्यूक्लियस, और ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं रहे, है ना। ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है साइटोप्लाज्म, है ना। और कहीं बीच में रहता है न्यूक्लियस, रहता है न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन है, जैसे सेल के पास ऊपरी मेम्ब्रेन है ना, अब वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो साइटोप्लाज्म है, चाहे उसके जो ऑर्गेनेल्स उसको बाहर आने से रोकता है, उसको वो पकड़ के रखता है ना, उसकी वजह से कवर करके रखता है, वो आउटर कवर है ना। तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन ना पकड़ के रखता है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड है, क्या है वो? जेली लाइक फ्लूइड है, ये तो बह ना जाएगा, तो इसको कौन रोक के रखा है? सेल मेम्ब्रेन रोक के रखा है। इसको जो न्यूक्लियस जो है ना, इस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, ये कहीं बीच में अवेलेबल होता है, रहता है। ये पूरे के पूरे जितने भी इसमें ऑर्गेनल्स है ना, छोटे छोटे सारे ऑर्गेनल्स, वो सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल कौन करता है? यही न्यूक्लियस करता है। कंट्रोल द सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, इसको तो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। इसीलिए कि पूरा सेल को कंट्रोल करके रखता है, जैसे हमारा ब्रेन जो है ना पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह से ये न्यूक्लियस जो है पूरे सेल के सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करके रखता है। इसी के डिसीजन पे सब काम करता है, हमारे ब्रेन के डिसीजन पे हमारा हाथ पैर सब काम करता है ना। इसीलिए ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको बोल देते हैं, है ना। अब इसी में आता है आपका डीएनए, इसी में क्या रहता है हमारा? डीएनए, इसका क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएनए, है ना। इसी न्यूक्लियस में वो डीएनए होता है। अब इस डीएनए का खासियत क्या है? ये डीएनए जो होता है वो हमारा पूरा स्ट्रक्चर या पूरा फंक्शन, पूरा कैरेक्टर को लेकर रखता है, और सिर्फ सेल का कैरेक्टर नहीं, वो पूरा बॉडी का। अगर एक डीएनए मिल जाए ना कहीं से भी हमारे बॉडी का, तो उससे हमको हमारे पूरे बॉडी के बारे में, हमारे बारे में पूरा पता चल जाएगा कि हम पागल हैं, कैसा है, सब जो भी है सारा कैरेक्टर ये स्टोर करके डीएनए रखता है न्यूक्लियस में, है ना। वो अपने पास रखता है। इसी से हम लोग को हमारा जो कैरेक्टर है वो हमारे बच्चों में चला जाता है, चाहे जो मम्मी पापा का कैरेक्टर है वो हम में आ गया है ना। इसी डीएनए के कारण होता है। यही डीएनए जब हमारे बॉडी में जाता है, यही डीएनए जब है ना बच्चों के बॉडी में जाता है पेरेंट्स के बॉडी से, तो हमारा कैरेक्टर उनके जैसा मिलता है। कहीं कोई कल ही बताया था कि किसी का नाक एक जैसा होता है, तो किसी का फेस होता है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो किसी का कुछ होता है ना। हाँ, यही डीएनए भी कारण है। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे कुछ बीमारी भी होते हैं जो कि है ना माँ बाप से बच्चों में आ जाते हैं। और ये दूसरा प्रोटीन्स भी बनाता है, क्या करता है? खुद से प्रोटीन्स और खाने में, है ना। प्रोटीन्स को ये खुद से बनाता है, न्यूक्लियस में प्रोटीन्स खुद ब खुद ये इसको बनाता है, और राइबोसोम्स को भी बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। प्रोटीन्स को बनाता है, राइबोसोम्स को बनाता है। इसके बीच में एक और होता है, वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, हाँ। और इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी फ्लूइड लाइक, सेल के अंदर का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोले साइटोप्लाज्म। इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। The nucleus contains
chromosomes which are visible as rod cell structure only when the cell is about to divide. जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं. क्या होते हैं? क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं. वही क्रोमोसोम जो होता है ना वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है. कैसा होता है? इसी के अंदर क्रोमोसोम अवेलेबल है और वो क्रोमोसोम जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको. कहीं कहीं डीएनए का फोटो देखना है. डीएनए कुछ इस तरह से रहता है ना, इसी तरह से फोटो दिखेगा. तो ये डीएनए, इसी में आपका सारा का सारा कैरेक्टर भरा पड़ा है. वही इनहेरिटेंस उसको बोलते हैं ना. एक से दूसरे में गया तो उसको इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं. इसी में रहता है. अब दूसरा सेल जैसे ही इस सेल वाला जब टूटेगा, डिवीजन होता है ना, बताया था ना, सेल डिवीजन होकर दो पार्ट में बढ़ता है. तो डिवीजन जब होगा ना तो ये वाला जो डीएनए है उसमें भी ट्रांसफर, क्रोमोसोम जो है दूसरकों में ट्रांसफर होगा, दूसरकों सेल में. इसी कारण से क्या होता है, इस सेल का जो जितना भी कैरेक्टर है उस दूसरे वाला सेल में मिलेगा. क्रोमोसोम उसमें भी तो आ गया और वही क्रोमोसोम डीएनए को स्टोर कर रखा. डीएनए को अपने पास रखा, क्रोमोसोम भी रखा, तो क्या उसमें भी चला गया. तो दूसरा का जो सेल बना उसमें भी हमारा पूरा कैरेक्टर हो गया. पहले वाला सेल में तो है था पहले से कैरेक्टर. दूसरा का सेल बना उसमें भी बना. अब जितना भी बॉडी में सेल बन रहा सबको तो क्रोमोसोम देते ही जाएगा. अब क्रोमोसोम जा रहा था, डीएनए भी जा रहा है, तो उसके पास भी सारा कैरेक्टर मिलते चला जा रहा है. इस तरह से सारा कैरेक्टर एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथा सेल, उसी तरह से हमारे सेल से हमारे बच्चों के सेल, चाहे जो मम्मी पापा का सेल है, अरे जो मम्मी पापा उनका बॉडी था उससे हमारे में वो कैरेक्टर आ जाता है. कुछ कुछ कैरेक्टर. इस न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन. इसको कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट ब्राउन. याद रखिएगा न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. पहली बात ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. दूसरा पॉइंट, ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. नहीं बताएं, ये जो जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ना, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. दूसरा पार्ट है ना. तीसरा पार्ट, इसके अंदर फ्लूइड लाइक कुछ फ्लूइड्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट, है ना. अब उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं. क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं. अब वो क्रोमोसोम्स क्या स्टोर करके रखते हैं? हमारे कैरेक्टर को. किसमें? डीएनए में. किसमें रखते हैं? डीएनए में. और ये कब सामने आता है ये क्रोमोसोम? जैसे ही सेल डिवाइड होगा ना, सेल जब टूटा दूसरा नया सेल बनाने वाला होगा तो उस टाइम वो क्रोमोसोम उसमें चला जाता है, जिससे कि उसके पास भी कैरेक्टर वो चला जाता है. हाँ, आगे चल के पढ़िएगा किस तरह से मम्मी पापा से हम लोग में भी उनका कैरेक्टर आया था. यही क्रोमोसोम के कारण ही होगा, यही डीएनए के कारण होगा, है ना. और क्या बताया हमको आपको? एक इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है ना. और ये जो होता है क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. न्यूक्लियस जो है अपना प्रोटीन बनाता है. क्या करता है? अपना प्रोटीन बनाता है. और क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है. ये प्रोटीन्स और राइबोसोम्स और आरएनए किस लिए बनाता है? जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, उस सेल ऑर्गेनल्स को या न्यूक्लियस जो ऑर्गेनल्स हैं या ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह जो है उसको बनाने के लिए ये प्रोटीन्स और आरएनए और आपका राइबोसोम्स को बनाता है ना. हाँ, राइबोसोम्स. ठीक है, खत्म. न्यूक्लियस खत्म. टॉपिक बीच में रह गया था प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस है ना. प्लाज्मोलाइसिस. अभी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है? एक स्टेप पता है. अब क्या हुआ, हमारा सेल, हमारा नहीं है, प्लांट सेल है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ, और इस साइटोप्लाज्म से वाटर क्या हो गया? ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर चला गया. वाटर आउट हो गया, बाहर निकल गया. अब बाहर निकलते तो ये क्या हो? सिकुड़ गया. सिकुड़ गया ना. तो यही जो सिकुड़ा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. ये सिकुड़ना, जो सेल का सिकुड़ना हुआ, किसके कारण? ट्रांसफर ऑफ वाटर. ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल
टू आउटसाइड ना, अंदर से बाहर जैसे ही गया उसके कारण क्या हो गया, जो साइटोप्लाज्म था वो सिकुड़ गया, वो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, कम हो गया, तो ये सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। यही सिकुड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक ना। अब ये तो हो गया प्लाज्मोलाइसिस, ये छोटा छोटा जो मेन पार्ट था उसके बारे में, सेल के बारे में पढ़ ली। अब उसके कुछ जो अंदर में और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता रहे हैं ना, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, दूसरा है गोल्गी एपेक्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा में लाइसोसोम में कोई दिक्कत है, लाइसोसोम है ना, और प्लास्टिड्स, और छठा वैक्यूल्स, और कुछ है। तो ये मेन सेल ऑर्गेनल्स है जो कि हमारे सेल में सेल को सही ढंग से वर्क करने में मदद करते हैं, सेल को अपना पूरा काम को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता क्या है? थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद मैं भी सॉल्व इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ना, कुछ इसको ट्यूब जैसा होता है, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब जैसा सिकुड़ा हुआ, चारों तरफ नेटवर्क में ऐसे 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 इस तरह से रहता है ना, ट्यूब के जैसा, ठीक है। और ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है। कैसा होता है? दो तरह का होता है। इसको अच्छा से तरीका से बनाते हैं, ठीक है। अब एक जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना, उसमें एकदम छोटा 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 रुगड़ा टाइप में होता है। कैसा होता है? रुगड़ा रुगड़ा सा होता है पार्ट उसका पार्ट कैसा होता है? रुगड़ा होता है। एक जो होता है प्लेन होता है, बिल्कुल एकदम ट्यूब जो होता है प्लेन जैसा होता है, प्लेन सरफेस होता है। इन दोनों में अंतर, इसी कारण से इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, दो अलग अलग नाम दे दिया गया। एक को दे दिया गया स्मूथ SER, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। दूसरा RER, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसको रफ काहे बोला गया? इसके ऊपर से ना एक छोटा छोटा ऑर्गेनल्स इसमें चिपका हुआ है, जिस ऑर्गेनल्स को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, है ना। अब इसका और इसका कुछ अपना वो अलग वर्क, इसको बोला जाए ना कि किसी चीज को बनाता है। क्या करता है? बनाने का काम करता है, एक तरह से फैक्ट्री है। लेकिन किस चीज को बनाता है? तो बनाने का काम किसको करता है? ये जो RER है ये बनाता है प्रोटीन्स को। इसको क्या, ये किसको बनाता है? प्रोटीन्स को। वही जो ये दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये बनाता है फैट्स। इसको बनाता है फैट्स को, लिपिड भी बोलते हैं इसको ना, फैट्स को या लिपिड को। ये राइबोसोम्स है, प्रोटीन्स बना रहा है, फैट्स को बना रहा है। अब किसी बॉडी को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, है ना, नए ऑर्गेनल्स को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रोटीन चाहिए,
है ना। फैट्स चाहिए, उससे क्या करेगा, अपने ऑर्गन्स को डेवलप करके रखेगा, एनर्जी बनाएगा, है ना, सारा कुछ काम करेगा। तो इसीलिए ये आपका प्रोटीन्स बनाता है और ये फैट्स बनाता है ना। और ये दूसरी बात, सेल ऑर्गेनल्स को ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स जो मिलकर क्या करते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको, सॉरी सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, है ना। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डेवलप करने के काम में आता है ना, उसको हमेशा बनाते रहते हैं। कहीं अगर कुछ खराब भी होता है तो उसको फिर से उसको डेवलप कर लेते हैं, तो इसके काम में आते हैं ना। कौन कौन से, यही आपका प्रोटीन्स और ये फैट्स और लिपिड। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन with the protein and fats produced by is called membrane biogenesis। इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, है ना। वैसे ये लगभग सारा खत्म हो गया। इसे एक छोटा सा डेफिनेशन है, यही जो राइबोसोम्स था ना, यही राइबोसोम्स आपका प्रोटीन्स को बनाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता है, इसके जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। और ये जो चिकना चिकना सरफेस है वो फैट्स को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। एक इसका छोटा सा डेफिनेशन है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन bound tubes and sheets. It look like long tubulous or round or oblong bags। वही बात बोल रहा हूँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, एक लंबा सा नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, वो चारों तरफ भुला भुला सा ऐसे इधर से इधर, इधर से उधर, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया बड़ा सा, है ना, एक बैग जैसा दिखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना अलग अलग वर्क है, एक जो है आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एक जो है एसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है, तो उसमें जो राइबोसोम्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो रुखड़ा हो गया है, रफ हो गया है सरफेस, वो राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, फैट्स और लिपिड, दोनों एक ही चीज, है ना। और ये फैट्स मॉलिक्यूल और प्रोटीन्स मिलके क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डेवलप करता है, उसको बनाता है ना। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको फिर से डेवलप करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। खत्म। और भी कुछ काम करता है, दो काम और छोटा छोटा सा और भी काम करता है। ये कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स को, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स को भी बनाता है ना। एंजाइम्स और हार्मोन। और एंजाइम्स का यूज तो आपको मालूम होगा क्या है, मालूम है, नहीं मालूम? हम खाना खाते हैं ना, उसको पचाने का कौन काम करता है, यही एंजाइम्स ना करता है। अब हार्मोन्स का काम करता है। ये हार्मोन्स ना है, जो मेरा दाढ़ी निकल गया है, ये हार्मोन्स का आप लोगों का कमी, इसलिए आप लोगों का दाढ़ी नहीं निकला, है ना। तो वही हार्मोन्स का भी कुछ अपना अलग अलग वर्क है, अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग काम करता है। हार्मोन्स का भी बहुत सारा रोल है ना। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं, जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं ना, तो डाइजेशन के दौरान भी कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सीक्रेट होता है, जिस सीक्रेशन के कारण हमारे ब्रेन को है ना एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ तुम्हारा काम, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन, और वो ब्रेन क्या करेगा, फिर से इन्फॉर्मेशन देगा कुछ ग्लैंड्स को, बोलेगा कि चलो भाई तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, तुम अपना काम स्टार्ट करो, है ना। तो इस तरह से ये हार्मोन्स वर्क करता है। हार्मोन्स इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन का भी काम करता है, और भी अलग अलग बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में आगे चल के पढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही रुकते हैं, फिर कल पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस, पढ़ना है गोल्गी एपरेटस।